गाइस, वेलकम बैक टू एएस क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस और उसके आगे का पार्ट। पिछले दो पार्ट में हम लोग ने प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। जिसने नहीं देखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, एक बार जाके उसको चेकआउट करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर ये वीडियो देखो। वैसे भी अगर नहीं देखा होगा तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हम लोग ने बिज़नेस पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था फर्स्ट पार्ट में। बिजनेस मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, बुक के हिसाब से, खुद के हिसाब से प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस करके बेचना, इट्स कॉल्ड एज बिजनेस। और लेन देन में पैसा रिटर्न में आया, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया बिजनेस क्या होता है, पता है हम सबको। तो अब हम रोल ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे। देख, जब हम लोग बिजनेस पढ़ रहे थे ना, तब हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे प्रॉफिट वर्ड आ रहा था बार बार। आप लोगों को पता होगा प्रॉफिट वर्ड आ रहा था। प्रॉफिट इज़ अ इनकम ऑफ अ बिजनेस। जो हम इनकम कमाते हैं उसमें से प्रॉफिट जो रहता है ना, वो हमारा पर्सनल इनकम बन जाता है। क्योंकि रेवेन्यू जो है ना, वो तो इनकम है। रेवेन्यू कंफ्यूज नहीं होना है, रेवेन्यू मीन्स इनकम। इनकम का दूसरा नाम हम लोग इकोनॉमिक टर्म में रेवेन्यू कहते हैं। तो जब रेवेन्यू आती है ना, तो वो पूरा सेलिंग प्राइस आती है। रेवेन्यू को हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये की बिस्किट मैंने बेची, तो वो 10 रुपये मुझे आया, वो है मेरा रेवेन्यू। इट इज़ अ सेलिंग प्राइस, इट इज़ अ इनकम। मेरे को 10 रुपये का रेवेन्यू आया, बट वो बिस्किट मैंने भी तो किसी से खरीदी है ना, या मैंने अपने फैक्ट्री में बनाई है। तो फैक्ट्री में बनाया, लेबर कॉस्ट गया, मशीन का कॉस्ट गया, रॉ मटेरियल गया, या फिर मैंने अपने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, तो मैन्युफैक्चरर मुझे फ्री में दिया क्या, या फिर मैंने प्रोड्यूस किया तो मुझे फ्री में पड़ा क्या? नहीं, मैं प्रोड्यूस करूँ या दूसरे से लूँ, मुझे उसका कॉस्ट देना पड़ा है। तो अगर मैंने 10 रुपये की बिस्किट बेची है, तो मुझे वो 8 या 9 रुपये की पड़ी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर से पड़ी या मैंने खुद प्रोड्यूस की। तो वो 8 रुपये मेरा कॉस्ट पड़ा। समझ में आ रहा है? जो मैंने दूसरे से ख़रीदी, मैन्युफैक्चरर से ख़रीदी, फैक्ट्री से ख़रीदी, वो मेरे को 8 रुपये का कॉस्ट पड़ा, वो है मेरा कॉस्ट बिस्किट का। फिर मैंने उसको कंज्यूमर को बेचा 10 रुपये का, तो इट्स कॉल्ड एज रेवेन्यू। जो 10 रुपये मुझे आया वो कहेंगे हम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में आ जाएगा प्रॉफिट। 10 रुपये का मैंने बेचा, 8 रुपये मुझे उस मैन्युफैक्चरर को देना है जिससे मैंने वो बिस्किट लाया था। बचा हुआ 2 रुपया जो है वो है हमारा प्रॉफिट। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी डाउट इसमें? प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, समझ में आ गया? जो चीज़ रेवेन्यू से माइनस होके बचती है उसे कहते हैं प्रॉफिट। माइनस क्या होता है? कॉस्ट, जिस कॉस्ट में आपने वो सामान खरीदा है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी बिजनेस ऑपरेट विथ एन एम टू अर्न प्रॉफिट दैट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। हर बिजनेस चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए जो रेवेन्यू से ज़्यादा हो और कॉस्ट से ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है? आई मीन कॉस्ट से ज़्यादा हो रेवेन्यू अपना। कॉस्ट अगर मेरा 8 रुपये है तो मैं उसको 10 या 12 में बेचूँ। 8 रुपये का कॉस्ट लेके मैं उसको 5 या 6 में बेचूँगा तो वो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे को आंसर माइनस में आएगा। इट्स मीन्स मेरे को लॉस हो रहा है। अगर मैं 8 की चीज़ खरीदा हूँ तो मैं उसको 10 में ही बेचूँगा, 6 या 5 में नहीं बेचूँगा। समझ में आ गया? ओके। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसका रोल क्या है बिजनेस के अंदर? समझ में आ रहा है? उसका रोल क्या है? ये आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, बिग आंसर में चांसेस नहीं है, छोटा आंसर है। तो हम करेंगे रिटर्न ऑन रिटर्न टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को रिटर्न करना। आपने बिजनेस चालू किया, आपने किसी इन्वेस्टर से पैसा लगवाया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होता है, शेयर का कॉन्सेप्ट अगर आपने एसपी सब्जेक्ट लिया होगा तो उसमें आप डीपली समझने वाले हो शेयर क्या होता है। 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आप एसपी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। ठीक है, वहाँ उसका मैं डीप नॉलेज नहीं दूंगा, बट इतना ऊपर ऊपर से समझ लो। बड़ी कंपनी ना शेयर इशू करती है मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनी लाइक टाटा, रिलायंस, ये सब लोग ना अपनी शेयर इशू करते हैं, और हम नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, उस शेयर को खरीदते हैं। पहले के टाइम पे लिस्टिंग होता था, अभी के टाइम पे भी लिस्टिंग होता है, सब ऑनलाइन पोर्टल पे होता है। म्यूचुअल फंड ये सब में आप लोग उसका शेयर खरीदते हो। मतलब क्या करते हो आप लोग? शेयर मतलब एक इक्विटी, एक जगह, एक पोजीशन उस कंपनी में आप खरीदते हो कुछ पैसे देके। समझ में आ रहा है? कुछ पैसे आपने दिए और वो शेयर खरीदा। और जब कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ हुआ, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी कमा रही है, तो कंपनी का ग्रोथ में आपका पैसा भी बढ़ेगा और आप वो जब चाहो तब निकाल सकते हो। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट।
द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। जो बंदे, जो इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बड़ी बिजनेस हो छोटी बिजनेस हो, तो वो यही चाहेगी कि मेरे बिजनेस में से पैसा निकले। दिस इज़ पॉसिबल इन एडिक्वेट प्रॉफिट आर अर्नड बाय बिजनेस। ये तभी पॉसिबल होगा जब बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है। अगर आपकी बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं निकाल रही है, अब मुझे बताओ, आपका बिजनेस आपने चालू किया, वो बिजनेस में प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहे हैं, बैठे बैठे सब खर्चा हो रहा है। देखो बिजनेस चालू कर दिया ना आपने, तो आपका एक्सपेंसेस होना चालू हो जाएगा। डे 1 से आपके एक्सपेंसेस चालू हो जाएंगे। आप दुकान खोलोगे तो लाइट चालू नहीं करोगे क्या? पंखा चालू नहीं करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सामान नहीं भरोगे क्या? भरोगे, ऑब्वियस सी चीज़ है। पहले सामान भरोगे, पहले खर्चा करोगे, पहले कैपिटल लगाओगे, तभी बाद में रेवेन्यू निकलेगा ना। समझ में आ रहा है? तो आपने एक्सपेंस बहुत कर दिया है बिजनेस में। अब वो एक्सपेंस को कवर करने के लिए आपका सेल होना चाहिए। प्रोडक्ट सेल होगा तभी प्रॉफिट निकलेगा। और अगर प्रॉफिट नहीं निकला तो आप पे जो इन्वेस्ट किया है वो भी डूबेगा, और आप तो डूबे ही डूबे। ये वही बात हो गई, तुम तो डूबे डूबे सनम, हमको भी ले डूबे। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। मैंने ऊपर पढ़ाया था R&D। एक R&D टीम अपॉइंट करना रहता है, जो R&D टीम रिसर्च करेगी, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कैसे, क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ रीजंस होंगे उसके, उस पर काम करना है। एडिक्वेट प्रॉफिट इनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तभी आप पैसा लगा सकते हो R&D करने में। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप R&D कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? R&D करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। R&D इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। बात आई समझ में मेरे? आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। द प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आपको प्रॉफिट हुआ, आप बिजनेस एक ही जगह पे लेके बैठने वाले हो क्या? नहीं, आप बिजनेस को ग्रो करोगे। समझ में आ रहा है? आपके पास प्रोडक्ट कम है तो आप प्रोडक्ट ज़्यादा लाओगे, मार्केट एक्सपांड करोगे। ग्रोथ भी देखो दो तीन तरह से ग्रोथ होता है। इट्स नॉट अबाउट कि एक टाइप से ग्रोथ कर दिया उतना बहुत है। ग्रोथ भी बहुत तरीके से होता है। पहला क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। आप एक मार्केट में हो, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके एरिया में हो, आप जैसे बोरीवली, फॉर एग्जांपल आप बोरीवली में आपका शॉप है, ठीक है। बोरीवली में आपका शॉप है, आप बोरीवली में अपना बिजनेस कर रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो आपने फिर बोरीवली से दहीसर में शॉप खोला। आप दहीसर से कहीं और शॉप खोले, मीरा रोड गए, पीछे साइड गए या मुंबई साइड गए, कहीं पे भी गए, तो आपने शॉप को एक्सपांड किया। अपना बिजनेस जो था वो आपने एक्सपांड किया, ब्रांचेज आपने खोले। या फिर बोरीवली में ही शॉप रखा और बोरीवली में आपके पास पहले से पार्ले जी का प्रोडक्ट था, फिर आपने ब्रिटानिया के प्रोडक्ट डाले, फिर आपने दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट डाले। तो इट्स मीन्स आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, प्रोडक्ट भी बढ़ाए और बिजनेस मार्केट डेवलपमेंट में, मतलब दूसरे डिफरेंट मार्केट में भी इन्वेस्ट किया। समझ में आ रहा है? और ये सब आप कब कर पाओगे? जब आपके पास प्रॉफिट होगा, जब आपके पास पैसा होगा तभी आप ये सब कर पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? बिना प्रॉफिट, बिना पैसे का कोई हिल भी नहीं सकता बिजनेस में। समझ में आया? आगे बढ़ते। इंक्रीजेस इफिशियंसी, प्रॉफिट्स फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम. It also motivates the employees working in the organization. This finally leads to increase in overall efficiency of the organization. Efficiency, करने की चाहत, करने की इच्छा। अब मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मुझे काम दिया गया है कि भाई मुझे ये काम 2 दिन में करना है, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा है। पता है मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मेरा मन कैसा कर रहा है कि भाई मेरे को एक तो साला 10,000 सैलरी देता है, उसमें दिन रात काम करवाता है, मजदूरों जैसा ट्रीट करता है, ना मेरा एसी चलता है, ना पंखा चलता है, मेरे को इतनी गंदी फैसिलिटी मिलती है, ना ऑफिस वाले खाना देते हैं, ना नाश्ता देते हैं, तो मेरी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, काम अच्छे से करूँगा नहीं। ये एज ए एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। एज अ वर्कर जब उसको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी ना, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और वो काम अच्छा नहीं करेगा। बट ये सब क्यों होते हैं? जब बिजनेस लॉस में होता है, जब बिजनेस के पास पैसा ही नहीं है, ओनर के पास पैसा ही नहीं है, तो वो एम्प्लॉय पे खर्चा ही नहीं करेगा ना। समझ में आ रहा है? और जब बिजनेस के पास पैसा होगा, प्रॉफिट में होगी बिजनेस, तो वो अपने एम्प्लॉय पे खर्चा करेगी। वो एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी देगी, इंसेंटिव देगी, बोलेगी भाई 2 दिन का काम है, अगर तूने 1 दिन में किया तो मैं तेरे को बोनस दूंगी। लालच देगी कंपनी, इंसेंटिव देगी, तो मेरा भी मन चाहेगा ना कि भाई 2,000 का 4,000 कर लो। चाहेगा कि नहीं? सबका मन करता है भाई इंसेंटिव मिले, बोनस मिले, सीज़न में कुछ और अच्छा गिफ्ट मिले,
इंसेंटिव्स अलग अलग आए, तो उससे इफ़िशियंसी बढ़ती है। तो अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी तो उसका इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होगा। मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मीन्स ऑफ लिवलीहुड में आता है बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, उसकी छोटी दुकान है, वो प्रॉफिट कमाएगा, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारेगा। मीन्स उसकी छोटी दुकान है, वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो अपनी दुकान के साइज़ बढ़ाएगा, दुकान में प्रोडक्ट बढ़ाएगा, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन का तरीका, समझ रहे हो, रहन सहन का तरीका। अब मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास पैसा है, तो मैं अपना रहन सहन थोड़ा बढ़ाऊंगा ना। हो सकता है मैं साइकिल से आता हूँ तो मैं गाड़ी खरीदूँगा, गाड़ी से आता हूँ तो कार खरीदूँगा, जो भी मेरे को प्रेफरेंस पड़ा। अगर मेरे पास पैसा हुआ तभी मैं अपनी वांट्स पूरी कर सकता हूँ ना। वांट्स, चाहत अपनी, मेरे को जो वांट्स, जो मेरी इच्छाएं होगी वो मैं पूरी करूँगा। नीड्स मतलब क्या होता है, जो मेरे को ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे बेसिक नीड्स है क्लोथ, शेल्टर, वाटर, फूड, ये 4 चीज़ हमारे बेसिक नीड्स, ये चार चीज़ के बिना हमारा काम ही नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है। और वांट जो हमारी चाहते, जिसके बिना हमारे काम चल सकते हैं, बट हमारे पास पैसा आ गया तो हमारी मन करते कि हम अपने वांट्स भी पूरे करें। तो इट्स मीन्स डैट कि प्रॉफिट आया तो हम अपने बिजनेस में कुछ ग्रोथ करेंगे या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी थोड़ा कुछ ग्रोथ करेंगे। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिस्क होने के चांसेस है, हमने बिजनेस के फीचर में पढ़ा था, रिस्क कभी भी हो सकता है। आपने धंधा खोल दिया, उसके बाद लॉस होगा, आग लग गई, चोरी हुआ। तो अगर आपके पास प्रॉफिट है, मुझे बताओ, आपका अगर 10,000 का प्रॉफिट है और आपका 2,000 का प्रोडक्ट चोरी भी हो गया, समझ में आ रहा है, या 2,000 का लॉस हो गया, जल गया, चोरी हो गया, चूहा काट दिया, या कुछ भी हो गया, फलाना ढिमकाना कुछ भी हो गया, तो आपके पास प्रॉफिट है अपना लॉस कवर करने के लिए। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, आपका लॉस कंटिन्यू होता रहेगा, तो आप फिर घाटे में हो। बट आपके पास प्रॉफिट है तो वो लॉस कवर हो सकता है। समझ में आ रहा है। सर्वाइवल, आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, प्रॉफिट रहेगा तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। सेम एग्जांपल ग्रोसरी शॉप का, 10 रुपये की बिस्किट मैं बेच रहा हूँ, मेरे बाजू वाला भी 10 में बेच रहा है, मेरे उसके आगे वाला भी 10 में बेच रहा है, लगातार 3-4 दुकान वाले वो बिस्किट 10 में ही बेच रहे, तो किसका ज़्यादा बिकेगा? जो कस्टमर से रिलेशनशिप सेटिस्फाई करके रहेगा, कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखे रहेगा, पब्लिक उसके पास ही जाएगी। समझ में आ रहा है। कंपटीशन बहुत है मार्केट में। 10 रुपये का बिस्किट तुम बेच रहे हो तो तुम्हारे सामने भी 4 लोग 10 रुपये का बेच रहे हैं, पब्लिक किसके यहाँ से वो 10 रुपये का लेती है वो मैटर करता है। तो अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस खत्म हुआ हमारा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने बिजनेस पढ़ लिया क्या होता है, अब जो बिजनेस एक्टिविटी के टाइप्स देखने हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके होते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। समझ में आ रहा है। एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वाइल कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री में जो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। इंडस्ट्री में गुड्स बनते हैं, हमें पता है इंडस्ट्री वर्ड, फैक्ट्री वर्ड, ये हमें पता है, यहाँ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ गुड्स बनते हैं। अब बनने का भी कैसा 3 चीज़ होता है, रॉ मटेरियल आया, काम हुआ रॉ मटेरियल पे, फिर वो गुड्स बन गया। तो इसे अकाउंट्स में आप डीपली पढ़ोगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल जो आया उसे कहते हैं हम लोग रॉ मटेरियल, और जो काम हो रहा है वो लेबर लग रहे हैं, मशीन लग रहा है, उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो गुड्स बन के तैयार हो जाएगा तब उसे हम कहेंगे फिनिश गुड्स। समझ में आया। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, ये 3 स्टेप है। ये आपको ये आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक नॉलेज बेस पे बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन मतलब क्या, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। ये आप अकाउंट्स में डीपली समझोगे, पढ़ोगे, सम्स भी करोगे उस पर। अभी के लिए इतना ठीक है। इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री भी ना 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी, अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि इंडस्ट्री सर, इंडस्ट्री तो बहुत होते हैं, स्टील की इंडस्ट्रीज़ होती है, बर्तन की इंडस्ट्रीज़ होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती है। मैं उस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कैटेगरी है, वो इंडस्ट्री की कैटेगरी बता रहे हो आपकी। वो बर्तन की इंडस्ट्री होती है, कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, स्टील की इंडस्ट्री होती है, वो आप कैटेगरी बता रहे हो, मैं टाइप्स बता रहा हूँ। कैटेगरी में ऊपर टाइप्स आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। आप जो बता रहे हो ना वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया, मैं जो बता रहा हूँ वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के ऊपर वाला बता रहा हूँ।
समझ में आ रहा है? तो इंडस्ट्री के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है? एग्रीकल्चर। हम सबको पता है एग्रीकल्चर मतलब क्या, खेती बाड़ी, नॉर्मल। बस वही लिखना है। इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, शहर में थोड़ा कम होता है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है, गांव में ज़्यादा होता है, ठीक है। इंडस्ट्री implies द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स डेट आर रेडी फॉर यूज़। देखा, मैंने भी यही बोला, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम इंडस्ट्री करती है, इतना दिमाग में डाल दो। इंडस्ट्री का काम क्या है? कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को प्रोडक्शन करना, गुड्स को प्रोसेस करना, माइनिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। माइनिंग करना, अगर कोई चीज़ ज़मीन के नीचे है, जस्ट लाइक कोयला, सोना, चांदी, ये सब ज़मीन के नीचे होती है, तो इन्हें माइनिंग करके निकाला जाता है, इन्हें खोद के निकाला जाता है। ब्रीडिंग मतलब जानवर को खाना खिलाना, जानवर का पालन पोषण करना। अगर आपको दूध चाहिए डेयरी में, गौशाला देखे हो, अगर आपको दूध चाहिए तो पहले आप गायों को अच्छे से देखभाल करोगे ना, उनको खाना खिलाओगे, उनका देखभाल करोगे, तब आपको उनका दूध मिलेगा, तब आप वो मार्केट में बेच सकते हो, वो सब। द गुड्स प्रोड्यूस में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के लिए बनते हैं, जस्ट लाइक जिसका ड्यूरेशन कम होता है, जैसे हो गया दूध, ब्रेड और जो चीज़ें जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, साबुन, वो सब। कैपिटल गुड्स मतलब वो हो गया जो ज़्यादा टाइम के लिए चले, जिसका पीरियड 1 साल से ऊपर हो, जस्ट लाइक फर्नीचर, चेयर, स्टील का कोई बर्तन वर्तन हो गया, वो सब कैपिटल गुड्स के अंदर आ गए, जो महंगे होते हैं और ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। ओके, इंडस्ट्री यहाँ ख़त्म हुआ। इंडस्ट्री, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है। अब इंडस्ट्री के टाइप पढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो रहता है ना, वो नेचर ओरिएंटेड रहता है, वो नेचर की चीज़ों को लेके काम करता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में भी यूज एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट कह सकते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्री को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है? फार्मिंग होता है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड होते हैं, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो और वो लैंड ही अगर सूखा पड़ा है, वो लैंड में कोई दम ही नहीं है कि वहाँ पे अनाज उग सकता है, तो आपका एग्रीकल्चर करके में मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश होगी, ज़्यादा धूप होगा, पानी नहीं मिलेगा, तो पूरा अनाज बेकार हो जाएगा। बारिश ज़्यादा हो गई, रेनफॉल, फिर भी वो बेकार हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी मिनरल्स, कोई भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट करके उसका पार्ट निकालना। जस्ट लाइक एलोवेरा। एलोवेरा एक नॉर्मल पेड़ है, नॉर्मल मतलब कि पेड़ भी नहीं कह सकते, नॉर्मल प्लांट है। एलोवेरा का जूस जो निकलता है, क्या वो डायरेक्ट एलोवेरा का जूस उनको मिलता है? नहीं, उसको उन लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पार्ट को निकाल के उसको एलोवेरा का जूस निकालते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे चीज़ें निकाल के लाई जाती है। जैसे ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल खाते हो आप, ग्राउंड नट ऑयल खाते हो, राइस ब्रान ऑयल खाते हो, तो ये चीज़ें उस चीज़ के एक्सट्रैक्ट होके आती है। एक्सट्रैक्ट मतलब उसका सत्र निकाला जाता है। अभी आप कोई भी चीज़, जैसे ये आपने देखा होगा, मौसम्बी देखा होगा, संतरा देखा होगा, तो इसको पीस के वो लोग उसका जूस निकालते हैं। जूस इट्स अ कॉमन, उसको आप दबाओगे, उसमें से जो निकलेगा वो जूस कहलाता है। बट उसको एकदम डीपली एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर से उसका रक्त निकलता है, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ये सब चीज़ें करती है। एलोवेरा का हो गया, ऑयल्स का हो गया, सॉइल, एयर, वाटर, हर चीज़ों का जहाँ एक्सट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड मल्टीपल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जहाँ एनिमल और प्लांट का ध्यान दिया जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्री, ज़्यादा प्लांट कम ना हो, प्लांट भी, अगर हम प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक एलोवेरा का मैंने एग्जांपल दिया, एलोवेरा, तुलसी का हम लोग जूस बना रहे हैं, तो हम लोग मतलब वो यूज़ कर रहे हैं ना नेचर से लेके। अब अगर आप नेचर से कोई चीज़ लेते रहोगे तो वो एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री का काम क्या होता है? वो चीज़ प्रॉपर प्रोडक्शन भी करे उसका। मतलब अगर तुलसी का 4 झाड़ निकाला तो 5 झाड़ लगाए भी, कि तुलसी का झाड़ वापस हो। एक दिन का काम नहीं है, इनको तो रोज़ करना है ना। तो अगर आज तुलसी निकाले तो कम से कम कल दूसरी नई तुलसी पैदा होनी चाहिए ना, कि वो भी निकाल सके। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्शन का भी इन लोग ध्यान देते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में।
तो ये तीनों इंडस्ट्री जो थी प्राइमरी इंडस्ट्री में, ये तीनों नेचर के रिलेटेड थी, नेचर के अर्तगत थी। अब हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाएंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड रहती है। ये जो है वो अपना फिनिश्ड रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। समझ में आ रहा है? जो मैंने पहले बताया था, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। एग्जांपल टोमेटो प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर किया मैंने, खेती बाड़ी किया, मुझे आया टमाटर। बिना एग्रीकल्चर का टमाटर आने वाला है क्या? मैंने खेती बाड़ी की, मैंने उसका खाद डाला, तब जाके मेरे को मिला टमाटर। फिर मैंने उस टमाटर से बनाया टोमेटो केचप। टमाटर मैंने बनाया, वो आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री में खेती बाड़ी करके। टमाटर का मैंने बनाया टोमेटो केचप, वो आ गया सेकेंडरी इंडस्ट्री में, क्योंकि टमाटर का टोमेटो केचप फैक्ट्री में बनेगा। एक कंपनी बनाएगी, जैसे टोमेटो केचप की कंपनी होती है, किसान है और भी कितने लोकल ब्रांड्स हैं, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग करके बनाती है। समझ ना रहे हो? और वो सब सड़े हुए टमाटर का बनाते हो। केचप खाना नहीं चाहिए। वो सब जितने डिफेक्टिव टमाटर्स होते हैं ना, जो मार्केट में एकदम सस्ते मिलते हैं, जो एकदम बिकते ही नहीं है, वो सब टमाटर का केचप बनाती है सारी कंपनियाँ। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये सब काम होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, दिस इंडस्ट्री है एंगेज विद ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। जस्ट मैंने बताया, कोई भी टमाटर है, टमाटर एग्जांपल लो, टमाटर को कन्वर्ट करना टोमेटो केचप में, किसके मदद से? मशीन एंड मैन पावर। कोई ना कोई मशीन रहेगा इनके पास, जिससे वो टमाटर को दबा के केचप बनाते होगे, उसके अंदर शक्कर डालते होगे, केमिकल, कलर, वो सब डाल के बनाते होगे। कोई एक मैन पावर लगता होगा, आदमी लगते होगे, जिन्हें ये वेजेस के बेसिस पे रखते होगे, उन्हें दिहाड़ी देते होगे, दिन का सैलरिया देते होगे, और वो बंदे से काम करवा के पैकिंग करवा के केचप बनाते होगे। इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ कंस्ट्रक्ट होता है, जहाँ बिल्डिंग बनती है। समझ में आ रहा है? जो इमूवेबल है, इमूवेबल और मूवेबल मतलब क्या होता है? इमूवेबल मतलब जो चीज़ हिल नहीं सकती, जो चीज़ जहाँ है वहीं बनेगी। अब मेरे को बिल्डिंग बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? एक काम करता हूँ, मैं अपने घर पे बिल्डिंग बना देता हूँ, फिर उठा के उधर लेके जाके लगा दूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्डिंग तुम्हें जहाँ बनाना है, तुम्हें वहीं जाके सामान ला के वहीं पे बनाना पड़ेगा। तुम्हें टोमेटो केचप बनाना है तो तुम इंडस्ट्री में बना, फैक्ट्री में बना के तुम दूसरों के घर तक पहुँचा सकते हो, पर कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ है वहीं करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड एज इमूवेबल वेल्थ, इमूवेबल संपत्ति। ये जहाँ है वहीं बनेगी, हिलेगी नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मूवेबल वर्ड्स आ गया, मूवेबल थिंग्स आ गए, जैसे टोमेटो केचप हो गया और भी कुछ भी, वो मूवेबल है। टेरिटरी इंडस्ट्री, अब जो हम लोग ने प्राइमरी और सेकेंडरी में पढ़ा ना, इसको जो सपोर्ट करती है वो हो गई टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री में हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल बैंकिंग का, ट्रांसपोर्ट। अब गुड्स जब बना है, गुड्स जहाँ बना है वहीं पे कंज्यूम तो होगा नहीं। अब जैसे मुंबई में गुड बना और वो कंज्यूम करना है दूसरे शहरों में, गुजरात में देना है, कर्नाटका में देना है, तो उसके लिए मुझे हेल्प लगेगी ट्रांसपोर्ट की। चाहे वो ट्रांसपोर्ट भी 4 टाइप का होता है, आप आगे पढ़ोगे, जस्ट लाइक रेलवेज़, रोडवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़। 4 तरफ से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो गुड्स को, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा सकते हो। बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग के थ्रू पैसा ले सकते हो। वेयर हाउस, गुड्स बनने के बाद आप वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो, जब वो गुड्स की डिमांड होगी मार्केट में तब आप वेयर हाउस से निकाल के बेचो। ये आता है टेरिटरी इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको ये इंडस्ट्री के सेक्टर को सपोर्ट किया जाता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्राइमरी इंडस्ट्री का? अभी पूरा इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी कॉमर्स, सब्जेक्ट का नाम ही हमारा था कॉमर्स। समझ में आ रहा है? कॉमर्स, कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। कॉमर्स मीन्स जो गुड्स एंड सर्विस हम लोग ने इंडस्ट्री में बनाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, काम को कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और मनी इज वर्थ। कॉमर्स का काम क्या है? प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम है कॉमर्स का। मैं सामान बनाया हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप कस्टमर हो, मेरे से आप तक सामान जो बीच वाला पहुँचाएगा उसे कहते हैं कॉमर्स। और वो ये काम क्यों करेगा? पैसे के लिए। समझ में आया? उसको पैसा मिलेगा उस काम का। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, ट्रेड ये वर्ड आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे।
अभी भी आप अच्छे से पढ़ लो, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ने ही वाले हो। ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रेड मतलब गुड्स को खरीदना और बेचना। ट्रेड इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनीज एंड मनीज वर्थ। ट्रेड में गुड्स एंड सर्विस इधर से उधर की जाती है। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। इधर से उधर कोई भी मार्केट में गुड्स अवेलेबल करने का काम होता है ट्रेड। ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर मैं अपना गुड अगर आपको बेच रहा हूँ, आपने मुझे उसका पैसा दिया, मैंने आपको बेच दिया, इट्स कॉल्ड अ ट्रेड। ट्रेड मतलब एक एग्रीमेंट जिसका मतलब मैंने आपको अपना सामान आपको बेच दिया, तो जो वो ओनरशिप मेरी थी अब वो ओनरशिप आपकी होगी, आप उस सामान के मालिक बन गए। समझ में आया इतना? अब ट्रेड के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो अपनी कंट्री में हो रहा है, समझ में आ रहा है? विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहे हैं, जो भी सामान की बिक्री हो रही है, बिक रहा है, बन रहा है इंडिया के अंदर, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। और जो भी सामान इंडिया के बाहर जा रहा है, बन इंडिया में रहा है पर इंडिया के बाहर जा रहा है, या फिर इंडिया के बाहर बन के इंडिया के अंदर आ रहा है, बाहर का चीज़ अंदर आ रहा है या अंदर का चीज़ बाहर जा रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आया? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, उसका दो नाम है, एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अब स्टार्ट करते हैं इंटरनल ट्रेड से। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या होता है? मैंने बताया, विद इन कंट्री, जोग्राफिकल एरिया विद इन कंट्री होना चाहिए। इट यूजेस लोकल करेंसी। इंडिया की करेंसी यूज़ होगी। करेंसी मतलब पैसा, रुपीज़। इंडिया में रुपीज़ चलता है तो रुपीज़ में डील होगी। ओके। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन करता है? जो बंदा होलसेलर होता है, हम कहते हैं ना ये होलसेलर है। होलसेलर बल्क में गुड्स बेचता है, लार्ज क्वांटिटी में बेचता है। होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदेगा और रिटेलर को बेचेगा। प्रोड्यूसर कौन? जो गुड्स बनाया है, ठीक है, उससे गुड्स खरीद के दुकानदार को बेचेगा। दुकानदार कौन? रिटेलर। समझ में आया? होलसेलर बल्क में क्वांटिटी खरीदता है, एक चैन आती है, ऊपर से एक चैन चलती है। प्रोड्यूसर जिसने गुड्स बनाया, प्रोड्यूसर से गुड्स आएगा होलसेलर के पास, होलसेलर खरीदेगा बल्क में और बेचेगा भी बल्क में। बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर होलसेलर वो बल्क क्वांटिटी में बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटी में मतलब थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा कंज्यूमर को। ये चार लोग लगते हैं इस चेन में। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा होलसेलर, तीसरा रिटेलर और चौथा आप लोग कंज्यूमर। समझ में आ गया? होलसेलर को, प्रोड्यूसर को हम लोग मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं। रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब होलसेलर के साथ होलसेलर ने सामान रिटेलर को बेचा, अब रिटेलर वो सामान को थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूमर को बेचेगा। सेल्स देम इन स्मॉलर क्वांटिटी टू फाइनल कंज्यूमर। वो गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के 10 लाख प्रोडक्ट खरीद के 10,000 बिस्किट खरीद के आपको 2-2, 4-4 बिस्किट जितना आपको डिमांड है उतना आपको दिया। ये काम है रिटेलर का। समझ गया? ये हो गया इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। मेरा सामान दूसरे कंट्री में गया, मैंने अपना सामान चाइना में बेचा या चाइना ने अपना सामान इंडिया में बेचा, इट्स कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। इंपोर्ट ट्रेड, आप कहते हो ना कि भाई मेरी घड़ी इंपोर्टेड है, चाइना से आई है, अमेरिका से आई है, चाइना से आई है, अलग अलग कंट्री से आई है। इंपोर्टेड मतलब बाहर से कोई गुड्स एंड सर्विस इंडिया में आई है और आप उसे यूज कर रहे हो। व्हेन गुड्स एंड सर्विस परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। कोई भी चीज़ अगर बाहर से ख़रीदा हो तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस बाहर बेच रहे हो, मतलब वो गुड्स एंड सर्विस इंडिया में बनाया और दूसरे कंट्री में बेचा, इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंट्रपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आता है। मतलब क्या, एक इंडिया का सेलर है, ठीक है, उसने एक जापान से गुड मंगाया, ठीक है, और फिर वो गुड मंगाने के बाद अफ्रीका में बेच दिया। समझ में आया? मतलब मेरे को लैपटॉप देना था अफ्रीका में, मैंने क्या किया, जापान से लैपटॉप का मदरबोर्ड मंगाया, सॉफ्टवेयर मंगाया, कीबोर्ड मंगाया, माउस मंगाया, जापान से मंगाया। फिर उसको मंगाने के बाद मैंने इंडिया में लैपटॉप बनाया, मैंने मटेरियल मंगाया था जापान से, फिर मैंने उसको इंडिया में बनाया।
बना के मैंने अफ्रीका में बेच दिया। समझ में आया? मतलब मैंने इधर इंपोर्ट भी कर लिया और एक्सपोर्ट भी कर लिया। उसको हम कहते हैं इंट्रापोर्ट ट्रेड। समझ में आया क्या? इतना क्लियर है? इंट्रापोर्ट ट्रेड मतलब। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, टेरिटरी इंडस्ट्री, और ये है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सेम पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, सेम पॉइंट। जो इंडस्ट्री सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ें सपोर्ट करती है उसे ही हम कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था, कोई भी गुड्स एंड सर्विस इधर से उधर करना, वो उसके लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ होएगा। वेयर हाउसिंग, कोई भी गुड्स स्टोर करने के लिए वेयर हाउस यूज होगा। इंश्योरेंस आप ले सकते हो अपने गुड्स एंड सर्विस का। फॉर एग्जांपल आपको कोई गुड्स एंड सर्विस इंडिया से रशिया भेजनी है। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया से कोई गुड्स रशिया भेजनी है और आप उसको वाटर वे में भेज रहे हो, मतलब बोट के थ्रू भेज रहे हो तो बोट थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए पब्लिक बोट के थ्रू भेजती है। बोट के थ्रू आपने देखा होगा पोर्ट में कि बड़े बड़े सामान रखे हैं, वो बोट में, शिप में जा रहे हैं, ठीक है, नदी के रास्ते। तो नदी के रास्ते जब सामान जाता है ना, तो वो 10-20 रुपए का सामान नहीं रहता, वो रहता है करोड़ों का माल। 5 करोड़ 7 करोड़ ऐसे ऐसे डील होते हैं वो लोग के। तो जब इतना सामान जाता है ना, तो कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस लेती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। इंश्योरेंस लेती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट नदी में डूब गया या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम देगी, इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगी। समझ में आ रहा है? मतलब इधर रिस्क है, गुड्स एंड सर्विस आपने रखा है, उस पर रिस्क है। सिंपल दुकान का एग्जांपल लेता हूँ। आपका दुकान है, आपने दुकान का इंश्योरेंस लिया, आपकी दुकान में चोरी हुआ, आग लगी, तो आपको उसका क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपका भरपाई करके देगी। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है और चोरी हो गई तो आपका नुकसान। समझ में आ रहा है? ये एक एलिमेंट ऑफ रिस्क के बचने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। ये नहीं कि मेरा चोरी होगा ही, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा चोरी हो सकता है, इसलिए मैंने इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग मैंने बताया था, फंड्स लेने देने के लिए। कभी मेरे को क्रेडिट चाहिए तो मैं लोन ले सकता हूँ, पैसा डालना है तो मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ। एडवर्टाइजिंग, मैं कोई भी चीज़ के प्रमोशन करना है मेरे प्रोडक्ट का, तो मैं उसको एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकता हूँ। रेडियो में एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ, टीवी में एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बहुत से तरीके एडवर्टाइजिंग करने के। मर्चेंटाइल एजेंट्स, ब्रोकर, डीलर, स्टेट एजेंसी वाले, ये सब कौन है? एजेंट है। ये सब बीच के दलाल कहते हैं ना, ये सब कस्टमर को गुड्स बेचने के लिए मैं इनका मदद ले सकता हूँ। मेरा दुकान है, मेरे को अपना दुकान सेल करना है, मैंने एक ब्रोकर को बोला, वो ब्रोकर दलाली लेगा मेरे से 2 टका, पर मेरा दुकान बेच के देगा। समझ में आया? कम्युनिकेशन मतलब बात करना, किसी से भी बातचीत करना। आपको बात करने के तरीके आने चाहिए। कभी कभी आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप कैसे बोलते हो। बात समझ में आई मेरी? वापस सुनो। कभी कभी आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा मैटर करता है आप कैसे बोलते हो। वॉट यू स्पीक इट डजेंट मैटर मोर देन हाउ टू स्पीक। समझ में आया? आप कैसे बोलते हो वो पब्लिक नोटिस करती है, आप क्या बोलते हो पब्लिक वो बाद में नोटिस करेगी। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। जब एक सेल्समैन कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाता है मार्केट में, तो वो पब्लिक को समझाता है कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, भैया इस प्रोडक्ट को क्यों लेना है, प्रोडक्ट सस्ता है, ऑफ़र है, प्रोडक्ट का ये ख़राब नहीं होगा, वारंटी है। वो प्रोडक्ट के बेनिफिट बताता है कि आप वो लो। और उसके बात करने का तरीका, आप कभी सेल्समैन का बात करने का तरीका आप नोटिस करना, वो ऐसा तरीका रहता है ना कि आप मतलब ले ही लोगे। समझ में आ रहा है? इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ हमारा मॉड्यूल 1 आई मीन्स चैप्टर 1 एंड होता है। ये हम लोग ने जो भी पढ़ा था ऊपर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का, उसी का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एक एक लाइन में लिखना है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एक एक लाइन में। बिजनेस एंड कॉमर्स। समरी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट को 1-2 लाइन में ख़त्म करना, मीन्स बड़ी चीज़ को छोटा करना। ये पूरे चैप्टर में हम लोग ने जो भी पढ़ा उसको छोटे में बताया है। इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जितने भी टॉपिक हमने कवर किए सारे लिखे हैं। और इसके अंदर एक्सरसाइजेस है, ये आप सब लोग करोगे। टेलीग्राम पे इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और इसके आंसर आपको सारे मिल जाएंगे। नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बोलो, ऑनलाइन भी सबके आंसर अवेलेबल है। खुद से लिखो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ये लेसन बहुत ईजी है,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिले चालू करेंगे सेकंड पार्ट, जो हम लोग ने अभी पढ़ा इसके अंदर ट्रेड, वो हम लोग चालू करेंगे सेकंड मॉड्यूल में। इसमें आपको ट्रेड को एकदम डिटेल में बताया है। ट्रेड मतलब क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में भी कहाँ होता है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, इंटरनल में विद इन कंट्री कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो भी एकदम डीपली सिखाया है। तो ये हम लोग और अच्छे से करेंगे अपने अगले वीडियो में। यहाँ तीसरे पार्ट के वीडियो में मैं मॉड्यूल 1 ख़त्म करता हूँ। आपको ये जितने भी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो मैंने पढ़ाया है सब उसी में से क्वेश्चंस हैं, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।